हेलो एवरीवन, क्या हाल है बेटा? कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका स्वागत है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल पर। आई होप बेटा आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। और ये है आपका प्यारा सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, जो कि है आपका सेट। क्लास 11th का पहला चैप्टर है और ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने अभी क्लास 11th के अंदर ये चैप्टर मिस कर दिया तो क्लास 12th के अंदर रिलेशन एंड फंक्शन आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो क्लास 11th की जो दो चैप्टर है, सेट्स, और आपका अगला जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, ये दोनों चैप्टर को बहुत प्यार से कवर करने की जरूरत है, तभी आप क्लास 12th के अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्योंकि पहला ही चैप्टर वहां पे रिलेशन एंड फंक्शन है, और अगर रिलेशन एंड फंक्शन नहीं समझ में आया तो आप फिर वहां का दूसरा चैप्टर भी नहीं समझ पाएंगे, जो कि है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो वर्ड आता है इनवर्स, ये आपका पहले ही चैप्टर से निकल के आता है, जो हम रिलेशन और फंक्शन में पढ़ते हैं, इनवर्स फंक्शन। तो ये तो रही बेटा आपकी जानकारी कि आखिर चैप्टर नंबर 1 आपको पढ़ना क्यों जरूरी है। तो आ जाओ चलते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ, जो कि है आपका सेट। अच्छा, दरअसल में एक बहुत अच्छे ना रशिया के मैथमेटिशियन थे, जिनका नाम था जॉर्ज कैंटूर या जॉर्ज कैंटोर। अब ये बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे और ये कोई गरीब परिवार से नहीं आते थे, ये बहुत अच्छे परिवार से थे। और इनका ना मैथमेटिक्स में, इनका फिजिक्स में, एडवांस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में इंटरेस्ट दिन पे दिन बढ़ता गया। और उसी टाइम पे इन्होंने एक बहुत अच्छी सी चीज़ डिस्कवर किया, जो था सेट थ्योरी। इन्होंने सेट थ्योरी के बारे में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया और इन्होंने बताया कि किस तरीके से रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं, किस तरीके से सेट एग्जिस्ट करते हैं। फिर डिस्कार्टीज आए और अलग अलग ऐसे साइंटिस्ट आते गए जिन्होंने सेट के बारे में अलग अलग बातें बताई। पर दरअसल में आखिर वो बात बताई क्या, या वो बात थी क्या? देखो, जो सेट है वो दरअसल में क्या है, तो मैं बोल सकता हूं कि किसी भी चीज़ का एक वेल डिफाइंड जो कलेक्शन है वो अपना सेट कहलाता है। जैसे मान लो कि अगर मेरे घर पे मेरी बुआ की बच्ची है, मुझे उसके लिए चॉकलेट लेना है, तो मैं कुछ चॉकलेट लूंगा। लेट सपोज मैंने वहाँ पे डेयरी मिल्क ले लिया या मैंने किटकैट ले लिया। वो मैंने क्या किया, चॉकलेट कुछ ले लिया। तो वो जो मेरा सेट है वो चॉकलेट का सेट है। क्या है वो? मेरा एक चॉकलेट का सेट है और मैं जा करके उसको दे रहा हूँ। वैसे ही अगर मैं स्टेशनरी शॉप पे जाता हूँ तो कुछ मैंने पेंटिंग्स की बुक ले लिया, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये पेंटिंग की बुक की सेट है मेरे पास और ये मैं जा करके उसको दे रहा हूँ। तो सेट दरअसल में होता है किसी भी चीज़ों का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। सही मायने में देखा जाए तो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। अभी के लिए आप ये समझ सकते हो सेट की डेफिनेशन, कि सेट क्या है। तो दरअसल में वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसी भी चीज़ का। आप ना यहाँ पे एक चीज़ भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे आप देखो, ये जितने भी बाइकर्स हैं वो सभी क्या कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं। पर दरअसल में ये क्या है? ये पूरा का पूरा झुंड एक बाइकों का सेट है। ये अलग बाइक है, ये अलग बाइक है, ये अलग बाइक है, मतलब है बाइक का ही। तो ये कलेक्शन ऑफ क्या है, बाइक्स है। और कलेक्शन ऑफ बाइक अपना एक रैली में है जो कि अपना स्पीड में चल रही हैं। तो यार ये हमारा क्या हो गया? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स। अब एक एक बात समझना। जैसे कि मैंने आपसे बोल दिया कि एक मेरे पास ना ये सेट है, मतलब कि ये इस तरीके से जनरली आप देखोगे कि मैं सेट को डिफाइन करूंगा। मैंने आपसे बोल दिया कि मुझे इसके अंदर ना नेचुरल नंबर रखना है। तो नेचुरल नंबर हमारा क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, और ये कहाँ तक जा रहा है बेटा? इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, 1, 2, 3, ये सभी हमारे कहलाते हैं एलिमेंट्स। ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स कहलाते हैं। अच्छा, कुछ अच्छी किताबों में ना एंटिटीज भी लिखा जाता है एलिमेंट्स को। और ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, ये एक सेट हो गया। तो ये हमारा एक सेट ए है और इसमें क्या है, तो उसमें पूरे के पूरे ना नेचुरल नंबर रखे हुए हैं। और जरूरी नहीं है कि मैं इसमें नेचुरल नंबर ही लिखूं, आप कुछ भी लिख सकते हो। आप मैथमेटिक्स में इवन नंबर लिख सकते हो, आप इसमें ऑड नंबर लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है। बट अभी आपको बस यही समझना था कि सेट ये है। जैसे कुछ और छोटी छोटी सी में मतलब चीजें समझ लो। आपकी क्लास के अंदर जितने भी बॉयज हैं वो क्या है, एक सेट है ना? आपकी क्लास में जितने भी बॉयज हैं वो क्या है, सेट है। मैं बोलूं कि इंग्लिश अल्फाबेट में जो वॉवेल होते हैं वो क्या है, सेट है। A E I O U, ये 5 चीजों का है। तो मैं बोलूं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो आप कहोगे कि 5 है। कौन कौन सा? A E I O U। समझ गए ना? अब अगला देखो, ऑड नंबर के बारे में बात करें तो ऑड नंबर दरअसल क्या होता है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया,
चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, तो वो इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। ये आपका ऑड नंबर के सेट हो गया। द रिवर ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर बहुत सारी रिवर हैं, तो सभी रिवर्स को एक साथ मिला सकते हैं, तो वो भी आपका एक सेट बन सकता है। खैर बात ये नहीं है, ये तो नॉर्मल हमारी सेट की परिभाषा थी, मतलब की डेफिनेशन थी। अगर मैं बात करता हूं ना कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट में दो तरीके कलेक्शन हमारे पास हो सकते हैं। एक पहला हो सकता है नॉट वेल डिफाइंड, जैसे मान लो कि एक कमरा है, कमरे के अंदर पता चले इधर लिफाफा पड़ा हुआ है, उधर है ना मेरे टैबलेट रखे हैं, फोन रखे हैं, कॉपी किताब रखा है, अलग अलग चित्रा बित्रा रखा हुआ है, तो मैं कह सकता हूं कि कमरे के अंदर ये सारी चीजों का कलेक्शन है, लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं है ना, जैसे तैसे ऐसे रखा हुआ है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। और एक होता है कि सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से रखा होना, एक वेल डिफाइंड तरीके से रखा होना। तो ये हमारी प्रॉपर वेल डिफाइंड तरीके से रखा हुआ है। तो हम जो चर्चा करते हैं ना, ये इसकी चर्चा करते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट की चर्चा करते हैं, ना कि इधर उधर जो भी इससे बिखरा हुआ रहता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो टाइप ऑफ कलेक्शंस आप लोगों ने जनरली समझ लिया होगा। आपको मैं ना कुछ छोटी छोटी बातें बताता हूँ सेट के बारे में, जैसे आप सेट से ही रिलेटेड आप चीज़ें समझ लो। जैसे मान लो कि ये आपका एक सेट हो गया, इस सेट के अंदर मैंने क्या किया कि इवन नंबर रखे हैं 2, 4 और 6, ये आपका हो गया सेट ए। तो मैं बोलूँगा कि जो 2 जो है वो मेरा ए से बिलोंग कर रहा है, ये आपका साइन होता है बिलोंग का। ये वाला आपका साइन किसका होता है बेटा? बिलोंग्स का होता है, ध्यान रखना, ये साइन किसका होता है? बिलोंग्स का होता है। वैसे ही जो आपका 4 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए से, सेम टू सेम जो आपका 6 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए से। तो मुझे ना इस चीज को लिखने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे मान लो कि मैंने ना ऐसे सीधे सीधे लिखा, मैं लिख दिया 2, 4 और ये 6, और ये कहां से बिलोंग कर रहे हैं? ए से बिलोंग कर रहे हैं। तो जब इन पूरे सेट को मैं इस तरीके से लिखता हूं, इस पूरे सेट को जब मैं इस तरीके से लिखता हूं, तो इसको बेटा कहा जाता है रोस्टर फॉर्म। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रोस्टर फॉर्म, इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। और जब ये हमारे पास जो इस तरीके से जो चीज होती है, तो इनको हम लोग कहते हैं वेन डायग्राम। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। ये हमारे वेन डायग्राम मेथड्स ऐसे लिखे जाते हैं। ये हमारा एक रोस्टर फॉर्म हो गया। अच्छा तुम्हें पता है इसको ना एक तरीका और होता है लिखने का, सेट को लिखने का एक तरीका और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा उसको? सेट बिल्डर फॉर्म। आप सेट बिल्डर भी लिख सकते हो। जैसे सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे लिखते हैं आपको मैं बताता हूं। जैसे आपने क्या किया है कि आपने 2, 4, 6 ऐसे लिए हैं इवन नंबर, तो आप यहां पे ऐसे कहोगे कि x जो है सच दैट, x मेरा एक सेट है, सच दैट x इज अ इवन नंबर। क्या बोलोगे? x हमारा क्या है? एक इवन नंबर है, पर ये लिमिट है ना, ये इवन नंबर है तो, लेकिन कहां से कहां तक है? 2, 4, 6। यानी कि आप यहां पे बता सकते हो ये चीज में, आप यहां पे ये चीज में बेटा बिल्कुल बता सकते हो कि जो मैंने इवन नंबर जो लिया है, x जो मैंने लिया है वो मेरा 6 और 6 से छोटा है और 4 और 4 से बड़ा है। आई थिंक 4 नहीं है, 2 है, 2 और 2 से बड़ा है। ये मेरा इवन नंबर है। अब इसी में ना मैं आपको एक चीज और बताता हूं, हालांकि मैं आऊंगा धीरे धीरे करके सारी चीजें। आप ये जो देख पा रहे हो इसको हम लोग कहते हैं इंटरवल। आप ये जो देख पा रहे हो इसको हम लोग कहते हैं इंटरवल। इंटरवल समझना जरूरी है कि दरअसल में इंटरवल है क्या। देखो इंटरवल क्या होता है, बहुत बहुत रिलैक्स होकर के, चिल होकर के समझना कि आखिर इंटरवल क्या है। मैंने आपसे बोला ना कि आप ना अपने मन में 1 से लेकर के 10 तक नंबर सोचो। मैंने आपसे ये बोला 1 से लेकर के 10 तक नंबर सोचो, ठीक है ना। तो आपने क्या किया होगा? आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यानी कि आपने बेटा ये जो भी नंबर सोचा होगा वो कहीं ना कहीं, आपने जो भी नंबर सोचा होगा वो कहीं ना कहीं
जानते हो कौन सा वाला होगा? आपने जो नंबर सोचा वो बेटा ये वाला था। आपने एक को भी लिया है ना, एक से लेकर के 10 तक आप कुछ भी सोच सकते हो, एक भी सोच सकते हो, 10 भी सोच सकते हो। इसीलिए आपका जो भी नंबर होगा वो कुछ ऐसे होगा। यानी कि अगर हमें कभी किसी चीज को इंक्लूड करना होता है, जैसे मैं बोलूं एक से लेके 5 के बीच में नंबर सोचो, तो तुम एक और 5 को नहीं ले सकते, तुम 2, 3 और 4 तक ही रहोगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर मैं बोलूं कि एक से लेकर के 5 तक, तो हो सकता है कि तुम 5 को इंक्लूड करो या ना करो, वो तुम्हारे ऊपर है। बट फिर भी एक से 10 तक, यानी कि एक भी होगा और ये 10 भी होगा। और अगर सिर्फ और सिर्फ ये ऐसे दिया होता, अगर सिर्फ और सिर्फ ये ऐसे दिया होता, ओनली ऐसे दिया होता, तो बेटा इसका मतलब बहुत ही साफ है कि मुझे यहाँ पे जो नंबर चूज करना था वो ऐसे चूज करना था, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। मतलब मुझे 1 और 10 को चूज नहीं करना था। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये वाला साइन आ जाएगा, कौन सा साइन? ये वाला साइन अगर आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, या ऐसे आपको साइन देखने को मिलेगा कभी भी, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। मतलब आप ध्यान रखना, अगर कभी भी ऐसा आपको साइन मिलेगा, कभी भी ऐसा अगर साइन मिलेगा, नीचे अगर ये डंडी लगी हुई मिलेगी, तो समझ जाना कि वो भी नंबर हमें लेना है। छोटा सा फटाफट एक प्रैक्टिस डाल देते हैं इसी पे। देखो प्रैक्टिस का क्या सीन है, अगर मैं बोलूं कि आपको एक ऐसा नंबर लेना है, अब देखो ये अलग अलग है ना, इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो नंबर लिया जाएगा वो एक से बड़ा होगा, 2, 3 और 4 से छोटा, और 4 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये साइन ऐसे लगा हुआ है, यानी कि यहां पे हम क्या है, 4 को भी कंसीडर करेंगे ही करेंगे, 4 को भी कंसीडर करेंगे ही करेंगे। और अगर यहां पे ये चीज सेम टू सेम, अगर ये ऐसे दी हुई होती, एक, यानी कि एक को तो लेना ही लेना है और एक से बड़ा भी ले लो, 2 और ये 3। क्या 4 को लेना है? तो नहीं, 4 को नहीं लेना। क्यों? क्योंकि यहां ये वाला साइन नहीं लगा है, इसीलिए आपको यहां 4 को नहीं लेना, आप सीधे ऐसे ऐसे नंबर ले लोगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, जब ये साइन होता है इंटरवल वाला, तो ऐसे कंडीशन में अगर इक्वल टू का नीचे साइन आ गया, मतलब कि वो भी मुझे लेना है, और अगर इक्वल टू का साइन नहीं लगा, इसका मतलब वो हमें नहीं लेना है। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये हमारे इंटरवल होते हैं, आप ऐसे भी इंटरवल को समझ सकते हो। अगर मैंने आपसे बोल दिया कि एक्स हमारा एक इंटरवल है जो कि 3 और ये 1, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? आपके दिमाग में ये आना चाहिए ऐसे, मतलब कि ये हमारा क्या है, 1 और ये हमारा क्या है, 3। अब ये दिया है ना कि 1 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, तो आपको ऐसे भरा हुआ नजर आएगा, है ना। और वैसे ही 3 भी आपको यहाँ क्या है, ये भरा हुआ नजर आएगा। इसीलिए इसको हम लोग ना क्लोज इंटरवल भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? क्लोज इंटरवल भी कहते हैं। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं बेटा? क्लोज इंटरवल भी कहा जाता है। ध्यान रखना, क्लोज इंटरवल मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 और 3 और ये ऐसे क्लोज ब्रैकेट, इसको क्लोज इंटरवल, इसको कह सकते हैं क्लोज ब्रैकेट। अच्छा एक चीज और देखो, एक चीज और लेके चलता हूं मैं तुम्हें इसी पे, जैसे कि ओपन इंटरवल है ना, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का क्या मतलब है कि अगर ये एक्स दे रखा है तो ये आ गया, ये आ गया, ये आपका हो गया 5, ये आपका हो गया 1। इसका क्या मतलब है कि एक से ज्यादा, मतलब कि आप क्या ले सकते हो, 2, 3, 4 और 5 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो बोला है ना 5 से कम चाहिए। तो अब यहां पे लेस देन इक्वल टू वाला साइन तो है नहीं नीचे, इसीलिए ब्रैकेट क्या रहेगा, ओपन रहेगा। तो ये पूरा का पूरा ओपन ब्रैकेट रहेगा, 2, 4, मतलब ये पूरा का पूरा ब्रैकेट ऐसे रहेगा, 2, 3,
और ये 4, ये ओपन ब्रैकेट रहेगा। ब्रैकेट क्या रहेगा पूरा, ये ओपन ब्रैकेट रहेगा। तो ये आपको जरूर यहाँ पे समझ में आना चाहिए, ओपन ब्रैकेट और ये आपका क्लोज ब्रैकेट का मेन आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा भी देखने को मिल सकता है ओपन क्लोज दोनों एक साथ, जैसा ही मैंने आपको बताया था, मैंने बोला ना कि ये 2 हो गया, ये आपका 10 हो गया, या 10 क्या मतलब ऐसे मान लो सीधे सीधे, ये 2 हो गया, ये आपका 4 हो गया। तो अब ये क्या है, x जो है 2 से बड़ा लेना है, मतलब 3 ले लो, और यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, मतलब ओपन ब्रैकेट, और ये यहाँ पे 3 के बाद ये 4 ले सकते हैं क्योंकि इक्वल टू का साइन है, और इक्वल टू का साइन है इसीलिए क्लोज ब्रैकेट। तो कई बार आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इक्वल टू का साइन होगा तो क्लोज ब्रैकेट लगेगा, नहीं होगा तो ओपन ब्रैकेट लगेगा। और इसको अगर तुम्हें नोटेट भी करना होगा तो कैसे मतलब वो कर सकते हो नोटेट इसको, कि आपका ये रहा होगा, कुछ ऐसे रहा होगा, ये 4 रहा होगा, ये आपका 2 रहा होगा, तो आपने 2 का इधर वाला पार्ट एकदम छोड़ दिया है, 2 को नहीं लिया है, और 4 को आपने ये पार्ट ले लिया है, 4 का आपने ये पार्ट ले लिया है, कंसीडर कर लिया है। तो ये चीज ध्यान रखना कि जब भी अगर लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा तो क्लोज ब्रैकेट आएगा, और ऐसे नोटेट करते टाइम आपको ये वाली चीज घिरी हुई नजर आएगी। खैर ये सब तो अलग चीज है, आपको ये सब चीज बताने के लिए मैंने ये सब सारी की सारी बात बताया कि आखिर ये इंटरवल का क्या सीन होता है, किस तरीके से काम करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूं दोबारा से उसी चीज पे जहां हम लोग पहले थे। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, द रिवर ऑफ इंडिया, सारे के सारे ऑड नंबर आप कह सकते हो, इवन नंबर कह सकते हो, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं ये भी आपका एक सेट है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, दोबारा से आपका संडे। नेम ऑफ मंथ इन अ ईयर, जैन से लेकर के दिसंबर तक, आपके एक साल में जितने भी आपके मंथ होते हैं वो सारे के सारे इसमें कंसिडर किए जाएंगे। अगला देखो, थिंग्स टू रिमेंबर, आखिर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद करने लायक है, तो वो समझो। ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, है ना, मेंबर ऑफ सेट आर सिनोनिम्स टर्म्स, खैर ये अलग अलग चीज है। जैसे आपको मैं बताता हूँ कि क्या क्या ये कह रहा है, ये कह रहा है सीधे सीधे, अगर आपके पास एक सेट है और आपने ये सेट में क्या कर रखा है कि अगर ये अलग अलग छोटी छोटी चीजें रखी हैं, जैसे आपने ये रख दिया है, जैसे आपने ये रख दिया है, जैसे आपने ये रख दिया है, जैसे आपने इसके अंदर ये एक हार्ट रख दिया प्यारा सा, जैसे आपने इसके अंदर प्यारा सा एक ये पत्ता रख दिया, तो ये कह रहा है कि ये जितनी भी जो चीज़ें हैं ये सभी के सभी या तो मैं इनको ऑब्जेक्ट्स कह सकता हूँ, इनको मैं या तो ऑब्जेक्ट्स कह सकता हूँ, या तो मैं इनको एलिमेंट्स कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ मैं इनको, या तो एलिमेंट्स कह सकता हूँ, या तो मैं इनको मेंबर कह सकता हूँ। ध्यान रखना, या तो मैं इनको मेंबर्स कह सकता हूँ। कई कुछ किताबें मैंने बताया ना कि आपको एंटिटीज भी देखने को मिलेगा, तो आप इनको अलग अलग नाम से कह सकते हो, ठीक है। अब ये देखो, जितने भी जो बेटा सेट होते हैं वो सभी के सभी आपके ना कैपिटल लेटर में आपके बेटा डिनोट होते हैं। जैसे कि मान लो कि आपने कोई भी एक सेट बनाया, यही आपका एक सेट है, तो अगर ये सेट ए है तो आप ऐसे डिनोट करोगे, आप कभी भी इस पूरे सेट को ऐसे नहीं डिनोट करोगे। ध्यान रखना, अगर सेट ए है तो ऐसे डिनोट करना बेटा सेट गलत है, आप हमेशा कैपिटल लेटर से ही सेट को डिनोट करोगे। कहा जाता है कि स्मॉल लेटर में उसके मेंबर बेसिकली होते हैं, है ना, स्मॉल लेटर में अगर ली जाती है तो उसके मेंबर्स को ली जाते हैं, इसीलिए आपका ये जो सेट है यहाँ पे, ये वाला जो सेट का आपका पार्ट है वो गलत है, आप ऐसे लिखो, ठीक है। खैर कोई ना, आगे चलते हैं। अब मैथमेटिक्स में सेट में सबसे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है वो जरूर आप यहाँ पे ध्यान देना, ये आप ध्यान दो। मैं बोलूँ नेचुरल नंबर, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी भी मैं नेचुरल नंबर की बात करूंगा, कभी भी अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूंगा तो नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर को कैपिटल नंबर से, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं बात करूंगा सारे के सारे इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स को बेटा हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। अच्छा, अगर सिर्फ मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात करूंगा तो जेड प्लस आएगा, ध्यान रखना। अगर सिर्फ और सिर्फ मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात करूंगा, अगर सिर्फ और सिर्फ मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात करूंगा, और अगर मैंने जेड नेगेटिव यूज किया, इसका मतलब है कि मैं नेगेटिव इंटीजर की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? मैं
नेगेटिव इंटीजर की बात कर रहा हूं, मैं नेगेटिव इंटीजर की बात कर रहा हूं। और अगर मैंने सिर्फ जेड मतलब सिर्फ जेड मैंने डिनोट किया तो इसका मतलब है कि दोनों, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये जरूर ध्यान रखना। अब रेशनल नंबर की चर्चाएं क्लास 11th में पढ़ा है हम लोगों ने कि रेशनल नंबर दरअसल में क्या होता है, इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। पी बाई क्यू वाले फॉर्मेट में होता है जहां पे क्यू आपका जीरो नहीं होता है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट आपका जीरो नहीं होता है, तो सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। और अच्छा, डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो क्यों नहीं होता है ये भी आपको मैं बता देता हूं। दरअसल में होता क्या है कि अगर डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो आ गया, लेट सपोज 1/0 आ गया, तो बेटा जब जीरो को आप उधर भेजोगे तो इसका मतलब यही है कि जीरो से मल्टीप्लाई करो तो ये 1 आ जाए। तो दरअसल में ऐसा कोई नंबर बना ही नहीं है जो जीरो से मल्टीप्लाई करने पे 1 दे दे, इसीलिए जनरली वो नॉट डिफाइंड माना जाता है, उसको मानते नहीं हम लोग। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ओके, तो सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। अच्छा, रियल नंबर, रियल नंबर बेटा आप भी जानते हो आर से रिप्रेजेंट होता है। रियल नंबर क्या है आपका, आर से रिप्रेजेंट होता है। और अगर सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर की बात होगी, ध्यान रखना, सारे के सारे अगर पॉजिटिव रियल नंबर की बात होगी तो आर प्लस की चर्चा होगी। जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर होंगे, जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर होंगे। और अगर आर नेगेटिव की बात होगी तो सारे के सारे नेगेटिव रियल नंबर की चर्चा होंगी, सारे के सारे नेगेटिव रियल नंबर की चर्चा होंगी। अच्छा, कई बार ना 12th क्लास में भी ये चीज देखने को मिल जाता है, आर के ऊपर स्टार लगा देते हैं। आप ना ये चीज ध्यान रखना, कई बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि ये आर के ऊपर आपको एक ऐसा स्टार नजर आएगा। ये आर स्टार का ये मतलब होता है कि मैंने किसी चीज को छोड़ा हुआ है, मैंने किसी चीज को छोड़ा हुआ है। जैसे कि आपको एक मैं बात बताता हूं, मैंने आपसे बोल दिया कि 1/x, और जो मेरा x है वो मेरा सारा का सारा रियल नंबर होगा, जो मेरा x है वो सारा का सारा रियल नंबर होगा। पर मैं तो यहाँ पे गड़बड़ा गया, अभी थोड़ी देर पहले समझाया है कि मैं डिनोमिनेटर में जीरो नहीं ले सकता। तो यहाँ मैं कैसे कह सकता हूँ कि तुम एक रियल नंबर ले लो, क्योंकि रियल नंबर में तो बेटा जीरो आता ही आता है, तो जीरो लेने पे तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि x की जगह मैं आर स्टार ले सकता हूँ। और जनरली ये आर स्टार है क्या, तो आर स्टार हमारा रियल नंबर माइनस जीरो है, मतलब सारे रियल नंबर में से लेकिन जीरो को हटा करके। ठीक है, सारे रियल नंबर्स में से लेकिन जीरो को हटा करके। तो कुछ ऐसी भी चीजें हैं भाई। ओके, आ जाओ अगला चीज। ये तो चीज हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया, पॉजिटिव इंटीजर और ये हमारे नेगेटिव इंटीजर। चलो ये हो गया। नोटेशन ऑफ सेट, सेट के सारे नोटेशन हमारे क्लियर हो गए, किसको क्या क्या कहते हैं वो तो हम लोगों ने देख ही लिया, तो इसको हटा देते हैं सेट का नोटेशन। अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन पे, सेट के रिप्रेजेंटेशन पे। मैंने बताया सेट क्या होते हैं, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, वो आपके सेट कहलाते हैं प्रॉपर। एक सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके, पहला रिप्रेजेंटेशन मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। तो जब हम लोग बात करते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म की ना, तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म बिल्कुल ऐसे ही लिख दिए जाते हैं। अगर मैंने आपसे बोल दिया कि आप वॉवेल को लिखो, तो आप सीधे सीधे बस ये लिखोगे a इज इक्वल्स टू आपके A E I O U, ये नॉर्मल था, जो है वो लिख दिया, जो है वो लिख दिया। अब कैसे लिखेंगे, इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये आपके क्या होगा, करली ब्रैकेट, ये आपके क्या हो गए, करली ब्रैकेट, ये आपके क्या हो गए, करली ब्रैकेट्स। और ये आपके छोटे छोटे यहां पे क्या दिख रहे हैं, आप इसको कुछ भी कह लो, एलिमेंट्स, है ना, आप इनको क्या कहते हो, छोटे छोटे एलिमेंट्स। और सारे एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय ए कॉमा, जितने भी एलिमेंट्स है कॉमा से एकदम सेपरेट होते हैं। मैं लिख सकता हूं ना, सेपरेटेड, सेपरेटेड, सेपरेटेड होता है ना, आई थिंक सेपरेटेड बाय कॉमा, सारे के सारे कॉमा से सेपरेट होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं कॉमा से आपके यहाँ पे सेपरेट होंगे। ये आपके होते हैं रोस्टर फॉर्म, जो है सामने आपके सामने है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 से लेकर के 10 तक के बीच में जितने भी इवन नंबर है लिख दो,
तो तुमने क्या किया कि भाई बोला कि ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो लिख ही देते हैं, है ना, ऐसी ही बात है तो लिख देते हैं। जैसे कि तुमने यहाँ पे लिख दिया 2 4 6 8 10 तो आएगा नहीं ना, क्योंकि 1 और 10 के बीच में बोला था, तो 10 तो आएगा नहीं। तो 2 4 6 8 ये आपके यहाँ पे आ गए। ये आपने क्या किया, पूरा का पूरा क्या कर दिया, 2 4 6 8 ये आपके हो गए हैं 1 से लेकर के 10 तक के बीच में सारे के सारे इवन नंबर, ठीक है, मतलब 1 और 10 को हटा करके दोनों के बीच की बात करी गई थी। अगर मैं बात करूं सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर जो सेट बिल्डर फॉर्म में जो ये वर्ड है ना सेट, तो बेटा सेट वर्ड से याद रखना कि एस से सेट, आप ना हल्का हल्का याद रखना कि एस से सेट, एस से सेट और ये एस से सच दैट, समझे, एस से सेट और एस से सच दैट, क्योंकि यहां अगर कभी भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये इसका बेटा काम आता है, सच दैट का। किसका काम आता है, ये सच दैट का काम आता है, ध्यान रखो, ये जो साइन है सच दैट का काम आता है। जैसे कि सेम अगर मुझे वॉवेल लिखना है तो वॉवेल वाले पार्ट पे मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा कि x सच दैट x is a vowel of English अल्फाबेट। मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा दरअसल में इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो ये बेटा होते हैं हमारे सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होते हैं दरअसल में, ये सेट बिल्डर फॉर्म होते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में मुझे प्रॉपर तरीके से वो चीज बतानी पड़ती है कि दरअसल में वो चीज है क्या। अब जैसे मान लो इसी में मैं छोटी छोटी बस बातें लेके चलूं, जैसे कि ये आपको दे रखा है कि x हमारा जो है वो क्या है, एक इवन नेचुरल नंबर है, लेस देन 15। तो सबसे पहले देखो सच दैट का साइन है, तो ये कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। और मुझे बोल दिया गया कि इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूं, तो बोला क्या है कि इवन नेचुरल नंबर लो, इवन नेचुरल नंबर मतलब 0 से पहले नहीं, मतलब 1 से बाद वाले इवन नेचुरल नंबर जो 15 से कम हो। तो इसका क्या मतलब है कि भाई इसका जो आंसर बनेगा वो ऐसे बनेगा 2 4 6 8 10 12 और ये 14। आपका 15 इसमें बनेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है ना, क्योंकि वो 15 से छोटा बोला है। तो आपने क्या किया कि दरअसल सेट बिल्डर फॉर्म से आपने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सेट बिल्डर फॉर्म कैसे पता किया, सच दैट का साइन देख के, है ना, और आपने कन्वर्ट क्या कर दिया, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आया मजा। अगला चीज देखो, ये भी क्या है, ये भी आपका वही है, सच दैट का ही साइन है। और ये क्या बोला है कि जो x होना चाहिए वो 2n+1 होना चाहिए, पर ये n दरअसल में क्या है, तो बोला है कि n हमारा एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। ये क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब n कहां से बिलोंग करना चाहिए, तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। तो लेकिन नेचुरल नंबर कहां तक, तो बोला है कि x जो होना चाहिए वो 15 से पहले पहले होना चाहिए, 15 से पहले पहले होना चाहिए, 15 भी नहीं होना चाहिए। अगर ये इक्वल टू का नीचे साइन होता तब मैं कहता कि 15 भी ले सकते हो, पर ये 15 से पहले पहले का चाहिए, है ना, तो 15 भी नहीं होना चाहिए, 15 से पहले पहले का चाहिए। और क्या चाहिए यहाँ पे 2n+1। तो अब आप एक काम करो, एक एक करके चालू हो जाओ। जैसे अब आपको एक नेचुरल नंबर की रिक्वायरमेंट है ना, नेचुरल नंबर की रिक्वायरमेंट है। तो पहली नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होती है, 1 से। तो अब आप n की जगह पे 1 रखो, तो 2 × 1 2 + 1 कितना आएगा, 3। अगला रखो 2, 2 दूनी का 4 और 1 कितना हो जाएगा, ये 5। अगला आप यहां पे क्या रखो, 3, 3 दूनी का 6 और 1 कितना हो गया, 7। अगला रखो आप यहां पे 4, 4 दूनी का 8 और ये कितना हो गया, एक 9। अगला रखो यहां पे 5, तो 5 दूनी का 10 और एक वो कितना हो गया, 11। अगला रखो 6, तो 6 दूनी का 12 और ये कितना हो गया, 13। और बस यहीं पे बेटा आपकी हो जाएगी कहानी खत्म। आप बोलोगे क्यों, क्योंकि अगर आपने 7 रखा
तो 7 दूनी का 14 और एक क्या हो गया 15। और जबकि देखो यहाँ क्या बोला है, 15 से कम होना चाहिए, 15 भी नहीं होना चाहिए, 15 से कम होना चाहिए। तो ये आपका आ गया ना 15 से कम। और सही से ही बताना कि क्या 9th में पढ़ा है 2n+1 जो होता है एक ऑड नंबर की सीरीज होती है। तो 3 5 7 9 11 13 सारे के सारे ऑड नंबर है ना, सारे के सारे आपके ऑड नंबर है। अब ये देखो बोला है कि x एक नंबर है जिसको स्क्वायर करने पे 25 आ रहा है, तो सिंपल सी बात है 5 ही है। सिंपल सी बात है कि ऐसे में क्या है, ये 5 है और कुछ भी नहीं है। ऐसे में क्या है, ये 5 है। तो ये आपके हैं सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के तरीका। अब आपके सामने कुछ सेट बिल्डर फॉर्म है, सॉरी रोस्टर फॉर्म है आई थिंक, हाँ आपके सामने अब क्या है, रोस्टर फॉर्म है। और वो रोस्टर फॉर्म को आपको अब सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आ जाओ कर लेते हैं जल्दी से फटाफट। ये मुझे क्या दिख रहा है, इवन नंबर दिख रहा है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x मेरा जो सेट है वो x मेरा क्या है 2 इंटू एन है ना, 2 इंटू एन है, क्योंकि 2 इंटू एन ही तो हमारा इवन नंबर होता है। 2 इंटू एन है, जहां पे n जो है वो क्या है, वो नेचुरल नंबर है। और जो n की जो वैल्यू है 2 5 10, यानी कि मैं 5 भी ले सकता हूं, 5 से कम भी ले सकता हूं, और 2 एकम 2, यानी कि मैं 1 भी ले सकता हूं और 1 से ज्यादा भी ले सकता हूं, लेकिन 5 और 5 से कम लेना पड़ेगा। तो दरअसल में ये मेरा हो गया x बराबर 2 इंटू एन, है ना, x बराबर 2 इंटू एन। एन जो है आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, 1 1 से ज्यादा, 5 5 से कम, ये आपका बन जाएगा पहला चीज। अच्छा, एक्सप्रेस द सेट 1 4 9 16 25, ये पूरा का पूरा स्क्वायर है, ध्यान दो। ये क्या है, x जो है मेरा एक सेट है, और ये x दरअसल में है क्या, n स्क्वायर है। और ये n क्या है, एक नेचुरल नंबर, क्या है ये, एक नेचुरल नंबर। और n कहां से कहां तक है, तो देखो ये 5 भी है, तभी तो 5 का स्क्वायर 25, और 5 से कम मतलब कि 1 भी है, 1 का स्क्वायर 1। तो दरअसल में भाई ये बन गया आंसर, ये आपका क्या बन गया आंसर। एक्सप्रेस द सेट, ये इन द सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब इस पूरे चीज को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कर दिया। कितने हमने आसानी से इसको किया। ओके, आगे देखें। राइट द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20। अब 20 से जितने भी है ना, बोला कि राइट द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20। 20 से कम वाले जितने भी हैं सभी के सभी आप यहाँ पे प्राइम नंबर को यहाँ पे लिखते जाओ, है ना, प्राइम नंबर को लिखते जाओ। आप इजी है बेटा, लिख लेना। वैसे ही राइट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, x इज द फर्स्ट 3 डेज ऑफ वीक, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे। ये क्या है, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे एक वीक के स्टार्टिंग के 3 दिन है। तो आप लिख लेना कि x इज सच दैट फर्स्ट 3 डेज ऑफ वीक। तो देखो बेटा ये भी आपका आसान था कहीं ना कहीं। अब हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि हमने सेट समझा, सेट का हमने रिप्रेजेंटेशन समझा। अब थोड़ा सा समझेंगे कि सेट कितने टाइप के होते हैं। तो आप लोग रेडी हो समझने के लिए कि आखिर सेट कितने टाइप के होते हैं। तो आ जाओ समझ लेते हैं सेट दरअसल में होते कितने टाइप के हैं। ये जितने भी आप देख पा रहे हो ना, सभी के सभी बेटा आपको सेट नजर आ रहे होंगे। इक्वल सेट, सिंगलटन सेट, प्रॉपर सबसेट, पावर सेट, इक्विवेलेंट सेट, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, सब सेट, नल सेट, ये सब आपके ना सेट के टाइप है। लेकिन आप ना एक एक करके समझो आखिर सेट है क्या। हम लोग पहले बारी करते हैं सिंगलटन सेट की। सिंगलटन सेट की डेफिनेशन बहुत प्यारी है, इसके नाम में ही है सिंगलटन सेट। सिंगल, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, कहानी खत्म। एक ऐसा एलिमेंट जिसमें सिर्फ एक ही हो, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। मैं बोला कि सबसे इवन प्राइम नंबर बताओ, तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक होता है, वो है 2। उसके अलावा और कोई इवन प्राइम नंबर नहीं है। तो ये हमारा क्या है, सिंगलटन सेट है। सिंपल सी बात है। द सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 8 और 12, 8 से लेकर के 12 के बीच में प्राइम नंबर कौन सा है। आप भी जानते हो 9 तो है नहीं, 10 तो है नहीं, 11 है। यानी कि आप इसका क्या लिख सकते हो 11। और दरअसल में 11 क्या है, सिंगलटन सेट है। क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही इसके अंदर एलिमेंट है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, आप भी जानते हो कि सिर्फ एक ही है ऐसा, वो है आपका 2।
सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सिर्फ आपका यही है 2 और कोई नहीं है। तो ये आपके ना सिंगलटन सेट होते हैं। सिंगलटन सेट दोबारा मैं आपको बताता हूं, सिंगलटन सेट कौन से होते हैं? अ सेट दैट कंटेन एग्जैक्टली वन एलिमेंट, ऐसे सेट जो सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट कंटेन करते हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है, अगला चीज अब बात करते हैं हम लोग इक्वल सेट की। बात करें इक्वल सेट की। इक्वल सेट क्या है? दो सेट, two sets are equal if they have exactly the same elements, order does not matter। दो सेट हमारे इक्वल सेट तब कहलाएंगे जब दोनों में एलिमेंट क्या होंगे? सेम होंगे। जैसे आप ना एक चीज समझो, मैंने आपसे सीधे सीधे बोल दिया कि x इज अ वॉवेल इन वर्ड लॉयल, यानी कि मुझे इसके अंदर एक वॉवेल चूज करना होगा, मतलब सारे के सारे सेट का। तो क्या क्या वॉवेल है भाई? एक ए है और एक ओ है। इसके अलावा तो बेटा इसके अंदर कोई वॉवेल नहीं है। और दूसरा चीज, एक्स इज अ वॉवेल इन अ वर्ड ओरल। और ये ओरल वर्ड है, ओरल वाला जो वर्ड है इसमें भी बेटा वॉवेल क्या है? सिर्फ यही दो ठो है, ए और जीरो। तो देखा, ए और जीरो, ए और जीरो, ये दोनों जो एलिमेंट है ए जीरो जीरो कह रहा हूं, ए और ओ, ये दोनों को दोनों जो है वर्ड है, ये क्या है? इसमें भी है और इसमें भी है। तो मैं कह सकता हूं कि ऐसे कंडीशन में ए और जो बी है वो हमारे इक्वल सेट है। ए और बी दोनों क्या है? हमारे इक्वल सेट है। ये चीज हमको जरूर ध्यान रखनी है कि ए और जो बी है हमारे क्या है? वो इक्वल सेट है। अब बात करते हैं नल सेट की। तो नल सेट की कहानी बहुत साफ है कि एक ऐसा सेट जहां पे कोई भी एलिमेंट ना हो, एक ऐसा सेट जहां पे कोई भी एलिमेंट ना हो। जैसे गर्ल्स हॉस्टल के अंदर लड़कों का होना पॉसिबल ही नहीं है कि गर्ल्स हॉस्टल है तो कोई लड़का भी वहां होगा, है ना? तो इसीलिए कह सकते हैं सेट दैट हैज नो एलिमेंट, सिंपल सी बात है। और सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 24 एंड 28, 24 और 28 के बीच में कोई प्राइम नंबर ही नहीं है। तुम 25 देख लो, 26 देख लो, 27 देख लो, कटेगा ही कटेगा। तो मैं कह सकता हूं कि भाई यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई कुछ नहीं है यहाँ, मतलब कुछ है ही नहीं, या तो कुछ नहीं है। इसको मैं 5 भी कह सकता हूँ, भाई कुछ नहीं है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, अरे इवन प्राइम नंबर 2 ही होता, उससे बड़ा का क्या है? कुछ सवाल पैदा नहीं होता, कोई मतलब नहीं क्रिएट हो रहा, कुछ भी नहीं। इसीलिए ये हमारे क्या हो गए? नल सेट हो गए। और इसको हम एक नाम से और भी जानते हैं, नल सेट को एम्प्टी सेट। किस नाम से जानते हैं? एम्प्टी सेट, या तो फाई सेट भी कहते हैं, फाई भी आप बोल सकते हो इसको, एम्प्टी सेट भी आप इसको कंसीडर कर सकते हो। अब हम लोग दो सेट के बारे में चर्चा करेंगे, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। देखो फाइनाइट वर्ड में है ना कि एक ऐसी चीज जो एकदम लिमिटेड टाइम तक, तो फाइनाइट सेट हो गया। और सेट विद अ काउंटेबल नंबर, जैसे कि सेट ऑफ मंथ इन अ ईयर, एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10, मैं गिन सकता हूं कि 10 से नीचे नीचे प्राइम नंबर कौन से हैं। तो जो चीज काउंटेबल होती है वो हमारी फाइनाइट सेट में आती है, और जो चीज हमारी काउंटेबल नहीं होती है वो इनफाइनाइट सेट में आती है। जैसे सेट ऑफ प्राइम नंबर, अब इतने बड़े नंबर लाइंस में प्राइम नंबर कितने सारे हैं हम कहां पता कर पाएंगे? इनफाइनाइट तक नंबर जाते हैं। सेट ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर का भी नहीं पता कर सकते, 2 4 6 8 10 चलते जाएंगे वो इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे। सेम टू सेम आपके ऑड नंबर 1 3 5 और 7 चलते जाएंगे इन्फिनिटी तक वो चलते जाएंगे। तो जो इनफाइनाइट हमारे होते हैं, यानी कि हम जिसको कैन नॉट बी काउंटेड और एंडलेस, या तो काउंट ना करे जा सके या तो वो एंडलेस हो, ये हमारे क्या कहलाते हैं? इनफाइनाइट सेट। क्या कहलाते हैं? इनफाइनाइट सेट। अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसेट और सुपरसेट की। सबसेट और सुपरसेट का बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, इस पे अब हम लोग देखो चर्चा करते हैं कि सबसेट क्या है और सुपरसेट क्या है। बहुत प्यारा टॉपिक है सबसेट और सुपरसेट का, और समझना थोड़ा सा आखिर वो क्या है। मैंने आपको ये बोला कि एक मेरे पास ना सेट दे रहा है, देखो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट ए के वो सभी एलिमेंट जो सेट बी में मौजूद हो। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि एक ना सेट ले लो, आपने लिया ए ई आई ओ और यू, और एक आपने जो बेटा सेट लिया वो पूरा का पूरा कंप्लीट एबीसीडी ले लिया, ए है ना, बी सी डी ई
और ये आपने z तक पूरा ले लिया, आपने इसको पूरा ले लिया। तो क्या a के सभी एलिमेंट b में आएंगे? आएंगे, आएंगे, सिंपल सी बात है। जो ए ई आई ओ यू बनाए गए हैं वो इसी से तो बनाए गए हैं ना, इसी अल्फाबेट से बनाए गए हैं। तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में हमारे हैं। देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट। तब जो मेरा ए वाला जो है वो क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? सबसेट। यानी कि मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि ए जो होगा वो मेरा सबसेट होगा। किसका सबसेट होगा? तो बी का। ए के सभी एलिमेंट बी में है, इसीलिए मैं कह सकता हूं कि जो ए जो होगा वो मेरा सबसेट होगा। किसका होगा? तो बेटा बी का होगा। समझे? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। यानी कि जो मेरा बी होगा वो ए का सुपर सेट होगा। ये भी ध्यान रखना, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। ये भी आप ध्यान रखना। ये दोनों पार्ट हम लोग ध्यान सकते दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हम लोग दोनों का दोनों पार्ट ध्यान दे सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना। अ सेट ऑफ ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट और सेट ऑफ ए लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, सिंपल सी बात है, वही चीज है। तो कभी भी सबसेट और सुपरसेट की बात करेगा तो सबसेट का क्या मतलब है कि कोई भी एक ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट बी वाले में मिल जाए, तो वो कहलाएगा ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और क्या कह सकते हैं कि बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। दोनों एक ही चीज है। ठीक है, दोनों को दोनों एक ही चीज है। ऐसे ही आपका ना एक आएगा प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सुपरसेट। अच्छा, प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सुपरसेट का क्या मतलब है वो आप यहां पे समझना। वो कहता है कि सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस कहानी क्या है कि ए और बी दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। ए और जो बी है आपके दोनों के दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। मतलब कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए क्या है? हमारा प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहलाएगा। कब? जो ए और बी दोनों के दोनों हमारे बराबर नहीं हो। ठीक है ना? और वैसे ही बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, जहां पे ए और बी दोनों के दोनों बराबर नहीं हो। जैसे कि मान लो कि आपने देखा कि एक है 1 2 3 4 5, एक है 2 3, तो आप देख रहे हो ना कि 2 और 3 यहां बेटा है। तो मैं कह सकता हूं ना कि जो डी जो है मेरा, जो डी है जो मेरा, वो क्या है? प्रॉपर सबसेट है। किसका? सी का। तो मैं इसको ऐसे डिनोट कर सकता हूं कि डी जो है वो प्रॉपर सबसेट है। किसका? सी का। और वैसे ही कह सकता हूं कि सी जो है वो प्रॉपर सबसेट है। किसका? डी का। तो हालांकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, खैर क्या था वो, हाँ, ओके, ये आपका हो गया क्लियर। अब हम लोग चलेंगे बेटा पावर सेट की तरफ। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, चलो, कि आखिर आपका पावर सेट क्या होता है। ठीक है, पावर सेट की तरफ थोड़ा सा हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि आखिर दरअसल में पावर सेट क्या है। पावर सेट है ना, वो बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल आपका होता है सेट को समझने के लिए, खास करके सेट के अंदर सबसेट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। दरअसल जब मैंने आपको बताया था कि यार सबसेट क्या है अभी थोड़ी देर पहले, तो सबसेट में आपने देखा है कि अगर आप कभी भी किसी सेट ए के एलिमेंट सारे के सारे मेंबर्स आप किसी सेट बी में ढूंढ लेते हो, तो कहते हैं कि ए हमारा जो बी का क्या है वो सबसेट है और बी हमारा ए का क्या? सुपर सेट है। कुछ इस तरीके से हम लोगों ने देखा था। फिर हमने देखा था कि ए और बी अगर बराबर नहीं है तो वो प्रॉपर सबसेट हमारा कहलाता है। ठीक है, पावर सेट का क्या मतलब है? यानी कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट। जैसे कि मैंने ना एक एग्जांपल दे दिया कि लेट सपोज a इज इक्वल्स टू, मैंने आपको बोल दिया कि 1 2 और 3, तो आप ना या 1 और 2 का ही केवल एग्जांपल ले लो। आप इसमें देखो क्या देखने को मिलेगा आपको। आपको इसमें ये देखने को मिलेगा कि 1 और 2 के सबसेट का जानकारी। अगर मैं आपसे बोलूं कि 5, देखो 5 जो होता है ना वो हमेशा इसके अंदर इंक्लूड रहता है, तो 5 तो हमेशा ही इसका सबसेट बनेगा। कोई भी चाहे सेट हो, सभी सेट के अंदर 5 का तो हमेशा देखने को मिलेगा। और आपको क्या देखने को मिल जाएगा? ये आपको 1 देखने को मिल जाएगा, क्योंकि देखो 1 जो है वो यहाँ पे है। और आपको क्या देखने को मिलेगा? ये 2 आपको देखने को मिल जाएगा। देखो 2 जो यहाँ पे है। अच्छा, 1 और 2 दोनों एक साथ है तो आपको 1 और 2 का दोनों भी सेट देखने को मिल जाएगा। तो टोटल ऐसे 4 आपके पास सेट नजर आए और ये चारों के चारों सेट कहाँ है? इसके अंदर है। 5 तो रहेगा ही रहेगा, सब में रहेगा, 1 भी रहेगा, 2 भी रहेगा और ये आपका 1 और 2 भी रहेगा।
इस तरीके से ना पावर सेट का कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि एक सेट के अंदर कितने सारे उसके एलिमेंट उसमें मिल रहे हैं, जैसे कि एक भी मिल रहा है, दो भी मिल रहा है, एक दो भी मिल रहा है। तो इस तरीके से हमारा क्या बनता है, एक तरफ से पावर सेट बनता है। अगर यहीं पे अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता आपका, अगर एक एग्जांपल बेटा मैं ऐसा ले लिया होता, जैसे कि a इज इक्वल्स टू 1 2 और 3, तो यहाँ पे जो आपका बन जाता, यानी कि ये आपका हो जाता 1, ये आपका हो जाता 2, ये आपका हो जाता 3। अच्छा देखो 5 तो बेटा रहेगा ही रहेगा, 5 तो रहेगा ही रहेगा, 5 1 2 3। अब ये देखो 1 2 रह जाएगा, आपका 2 3 रह जाएगा, और आपका एक 1 3 रह जाएगा। दिख रहा है ना, 1 2 2 3, 1 का 3, यानी कि देखो 3 ये 3 6 और 1 7। अच्छा और भी कुछ इसमें, हाँ एक और देख लो, 1 2 3 पूरा का पूरा, 1 2 3 पूरा का पूरा भी तो देखो इसके अंदर इंक्लूड है कि नहीं है। तो इस तरीके से कुछ हम देखो 3 3 6 और 2 ये 8, यानी कि कुछ इस तरीके से आपका पावर सेट निकल करके आता है। और पावर सेट निकालने का ना छोटा सा फॉर्मूला भी होता है, 2 की पावर n, और n हमारा ये डिसाइड करता है दरअसल में उसमें एलिमेंट है कितने। अगर 3 है तो 2 की पावर 3 मतलब कि 8 बनेगा, और यही पावर सेट निकालने का फॉर्मूला भी था। यहाँ देखो 2 था तो n की पावर 2 मतलब कि 2 की पावर 2 आपका देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका 4 बनेगा, और देखो 4 ही यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला भी बना था। खैर अगर मैं बात करूं ना पावर सेट के बाद अगर और कुछ छोटी छोटी चीजों की, तो एक है आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट एक ऐसी चीज जिसके बारे में कोई आदमी डिनाई ना कर सके, पूरा का पूरा वो एकदम ट्रू हो। ऑलरेडी हम लोग इस पे चर्चा किए हुए हैं। यूनिवर्सल सेट आपका क्या होता है, अगर मैं बोलता हूं अल्फाबेट्स, तो ए से लेकर के जेड तक पूरे अल्फाबेट्स होते हैं, आप इनको डिनाई नहीं कर सकते हो, है ना। और यूनिवर्सल सेट को जनरली बेटा हम लोग कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। मैथ्स के लैंग्वेज में पूरा का पूरा ये क्या है, आपका एक यूनिवर्सल सेट है। और मैंने मान लो कि अगर आपसे बोल दिया कि मुझे वॉवेल को लेना है, तो मैं ऐसे एक यहाँ पे कंसीडर कर सकता हूँ वॉवेल, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, इस तरीके से मैं यहाँ पे कंसीडर भी कर सकता हूँ। बट आपको इतना नहीं समझना है, आप बस ये समझो कि आखिर यूनिवर्सल सेट क्या है। तो बेटा ये पूरा का पूरा जो कंप्लीट होता है वो आपका एक यूनिवर्सल सेट होता है। अब आपकी बारी आती है डिसजॉइंट सेट को समझने के लिए। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं। मैं बोल रहा हूं कि दो ऐसे सेट जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, हैव नो कॉमन एलिमेंट। मतलब कि एक सेट हमारे पास ये है, एक सेट मेरे पास ये है, कुछ भी देखो इसमें कॉमन नहीं है, इन सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन सेट में कुछ भी देखो बेटा कॉमन नहीं है, कुछ भी आपको इसमें कॉमन नहीं है। तो ये हमारे होते हैं डिसजॉइंट सेट, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होते हैं। अच्छा कुछ ऐसे भी सेट होते हैं जिसमें कुछ चीजें ना कॉमन होती हैं, उसको यूनियन और इंटरसेक्शन बोला जाता है। मैं आपको अभी समझाऊंगा कि यूनियन और इंटरसेक्शन क्या है, बट उससे पहले आप समझो वेन डायग्राम के बारे में। एक सेट को रिप्रेजेंट करने का एक अलग तरीका, जिसको हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं। आप लोगों ने ना रोस्टर फॉर्म देखा, आप लोगों ने आप क्या कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म देखा। अब ये आपके सामने जो बारी है वो वेन डायग्राम से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लो कि मुझे ये दिखाना है कि दो सेट के बीच में कुछ कॉमन है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि दो सेट के बीच में कुछ हमारे सामने कॉमन है। और अगर कुछ मेरे सामने कॉमन है तो क्या लिख सकता हूं मैं, ये वाला पार्ट हमारे सामने क्या है, कॉमन है। और अगर ये मेरा सेट देखो ए है और ये मेरा सेट बी है, तो अगर ए और बी में जो भी कॉमन है उसको मैं ऐसे लिखता हूं, ए इंटरसेक्शन बी। ये साइन होता है, ये बता रहा है कि ए और बी के बीच में कॉमन है, ये ए इंटरसेक्शन बी बता रहा है। अच्छा अगर एक सेट है और ये एक बहुत बड़े सेट के अंदर है, तो अभी हमने पढ़ा ना सबसेट वाला कॉन्सेप्ट कि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में होने चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है कि A इज अ सबसेट ऑफ B, सिंपल।
तो ये आपका किसका एग्जाम्पल है, सबसेट वाला एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, नॉन इंटरसेक्टिंग सेट यानी कि ये डिसजॉइंट सेट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ये डिसजॉइंट सेट की बात हो रही है, जहां पे कुछ भी ऐसे कॉमन एलिमेंट नहीं है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, ये उनकी चर्चा यहाँ पे हो रही थी। अब मैं बात करता हूं सेट के कुछ ऑपरेशंस पे। जैसे मैथ में ऑपरेशन होता है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वैसे ही बेटा आपके कुछ ऑपरेशंस की चर्चा करेंगे हम लोग, आपके नहीं, सेट के ऑपरेशन की चर्चा करेंगे ना, कि ऑपरेशन ऑन सेट, आखिर सेट में कैसे कैसे ऑपरेशन का क्या क्या सीन है। तो सेट में ऑपरेशन जैसे ऐड होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होते हैं, डिवीजन होते हैं, यही सारी चीजें चलती रहती हैं, जिसमें मेन जो कॉमन पार्ट है आपका यूनियन और इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस, ये आपके चार यहाँ पे ऑपरेशंस चलते हैं। अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि यूनियन क्या है, यूनियन क्या है, तो आप ना एक डायग्राम के जरिए समझो कि अगर एक आपके पास सेट ऐसा दे रखा है और एक आपके पास सेट ऐसा दे रखा है, तो यूनियन ये कहता है कि अगर ये एक सेट है ए और ये एक सेट है अगर बी, तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है। ये एक पूरा का पूरा सेट हो गया ए, और ये वाला जो आपका पार्ट हो गया, ये पूरा का पूरा सेट हो गया बी, ये आपका पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया, बी। समझ में आ रहा है, यानी कि ए एक पूरा सेट और बी का जो सेट ये ए वाला हिस्सा ले चुका है वो बचा हुआ हिस्सा। मतलब ए यूनियन अगर मैं बी की चर्चा करता हूं, कभी भी ए यूनियन बी की चर्चा करता हूं, तो जो ये कॉमन वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिया जाता है काउंट करते टाइम, या तो ए में ले लो या तो बी में ले लो। एग्जांपल के तौर पे देख लो, ए यूनियन बी में अगर 1 और 2 है और 1 और 2 दे रखा है ना, तो ये 1 और 2 और 1 और 2 का यूनियन क्या होगा बेटा, ये 1 और 2 ही होगा, पहली चीज। अच्छा देखो 1 2 3 है, 4 5 6 है, तो इनका यूनियन क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये दोनों आपस में मिल गए ना। अब ये देखो 1 2 3 3 4, तो 3 यहां क्या आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना, तो अभी बताया कि जो चीज यहां कॉमन होगा उसको सिर्फ एक बार लिया जाएगा। तो 3 यहां पे क्या है, 2 बार आ रहा है, तो सिर्फ यहां एक ही बार लिया जाएगा, मतलब कि 1 2 3 और ये 4, 1 2 और 3 और ये 4। बहुत सिंपल सा है, आगे देखें, चलो देख लेते हैं थोड़ा सा। अगला चीज क्या, वो यूनियन आपका था कॉन्सेप्ट। अब यूनियन की कुछ प्रॉपर्टी समझ लो। मैं कहता हूं ए और बी के बीच में या बी और ए के बीच में दोनों चीजें बेटा सेम ही मिलेंगी। ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों के दोनों आपका बराबर होता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, आप ए बी और बी सी डी ए यूनियन बी करके देख लो, आप ए यूनियन बी करके देख लो, यहां पे आपको वही मिलेगा, ए बी, बी 2 बार आ रहा है तो एक बार लिखा जाएगा, सी और ये डी। और अगर मैं बोलूं बी यूनियन ए, तो यहां पे भी वही चीज होगा, पूरा का पूरा ए बी सी और डी, सब कुछ सेम रहेगा। ए यूनियन बी या बी यूनियन ए, दोनों पार्ट एकदम सेम रहेगा। अब मैं बात करता हूं एसोसिएटिव लॉ। एक लॉ है यूनियन का, आप थोड़ा सा देखोगे एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। द यूनियन ऑपरेशन फॉलो द एसोसिएटिव लॉ इफ वी हैव 3 सेट्स। अगर हमारे पास मान लो कि 3 हमारे पास अगर सेट दे रखा है ए बी सी, तो मैं ये लॉ को देख सकता हूं। कैसे, ये कहता है कि आप ए यूनियन बी पहले करो, मतलब ए और बी में यूनियन पहले करो फिर आप सी के साथ यूनियन करो, या आप बी और सी का यूनियन करो फिर आप ए में करो, बात दोनों का एक ही है। और ये आपके सामने की एग्जांपल दे रखा है। मतलब ये दरअसल में ना ऐसी ही बात हो गई एसोसिएटिव कि 2 + 3 + 4, तो या तो मैं 2 और ये बेटा 3 + 4 कर दूं, या तो मैं 2 + 3 और ये प्लस में 4 कर दूं, ये दोनों के दोनों बात आपकी बराबर ही पड़ेंगे। तो ये एक तरफ से आपकी क्या है, एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती है, कई जगह देखने को मिलती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एक इसकी लॉ है आइडेंटिटी लॉ। अब मैं कह रहा हूं कि अगर ए यूनियन फाई है, फाई मतलब कि नथिंग, तो बेटा ये हमेशा आपका ए ही देगा, पहली चीज।
एक इंडिपोटेंट लॉ है जहां पे अगर ए और ए का दोनों का यूनियन देखा जाएगा तो बेटा वो हमारा क्या है, वो ए ही बनेगा। अभी आपने थोड़ी देर पहले एग्जांपल भी देखा था जहां पे मैंने 1 और 2 का यूनियन लिया था, तो ऐसे में मेरा आंसर क्या बन रहा था, 1 और 2 ही बन रहा था, है ना। तो ये आपका यूनियन बन जाएगा। और अगर ए यूनियन यू यानी कि यूनिवर्सल लॉ की बात हो रही है तो ये आपका क्या बनेगा, पूरा का पूरा यू बनेगा, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ बनेगा। अब मैं चर्चा कराता हूं आपको थोड़ा सा इंटरसेक्शन पे। इंटरसेक्शन का देखो क्या सीन है, ये आपका इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, ये आपका इंटरसेक्शन का पार्ट है, ये हो गया और ये हो गया। इंटरसेक्शन कहता है कि अगर ये सेट ए दे रखा है और अगर ये सेट बी दे रखा है तो जो इसमें कॉमन वाला पार्ट होगा वो मेरा हिस्सा होगा। पहली चीज, जो इसमें कॉमन वाला पार्ट होगा वो मेरा यहाँ पे हिस्सा होगा। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी ये क्या बताता है, तो दोनों सेट में जनरली कॉमन पार्ट बताता है। क्या बताता है, ए और बी के बीच में कॉमन वाला पार्ट आपका बताता है ए इंटरसेक्शन बी। तो ये जरूर आप ध्यान रखना, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। जैसे आपका ये यूनियन वाला सारे कॉन्सेप्ट थे वैसे ही आपके इंटरसेक्शन वाले कॉन्सेप्ट थे। अब मैं बात करता हूं ना डिफरेंस के ऊपर। किसकी बात करेंगे, डिफरेंस के ऊपर। जैसे कई बार अगर आपको बोल दिया गया कि एक सेट में से दूसरे सेट को हम लोग घटा रहे हैं, एक सेट में से दूसरे सेट को हम लोग घटा रहे हैं, तो कहानी ऐसी बनेगी कि आपने एक सेट ले लिया, ये सेट को आपने ए से रिप्रेजेंट कर दिया, ये आपका यहाँ पे दूसरा सेट बन गया, और आपने क्या किया, ये वाला सेट जो है आपका बी है। आप ए में से बी को घटा रहे हो, यानी कि आप बी को गायब कर दो, यहां से आप बी को गायब कर दो पूरा, आप बी को पूरा गायब कर दो, आप बी को पूरा गायब कर दो, बचेगा क्या आपके पास, आपके पास सिर्फ ये बचेगा ना, येलो वाला पार्ट, आपके पास सिर्फ ये वाला एरिया बचेगा। आपके पास सिर्फ ये वाला एरिया बचेगा, ये ए वाला एरिया बचेगा, इतना हिस्सा। तो डिफरेंस में ही होता है। आपको एग्जांपल भी दिखा रखा हूं मैंने कि अगर ये 1 2 3 हो, ए सेट हो, और 2 3 4 से माइनस हो रहा है, तो 2 और 3 है ना, तो 2 और 3 आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे कि आप समझो खुद, एक आपका सेट दे रखा है, क्या है ये, 1 2 3, पहला सेट है ना 1 2 3। अगला क्या दे रखा है, 2 3 4, तो अगला कुछ ऐसे दे रखा है 2 3 और 4। तो आपका दरअसल में ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा, पूरा का पूरा ये माइनस हो जाएगा ए माइनस बी में। तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ एक बचा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। आंसर क्या हो जाएगा, 1। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस ये आपके सामने है बेटा पूरा का पूरा। और अगर सेम में से माइनस हो रहा है, अगर ए माइनस ए हो रहा है तो कुछ बचेगा ही नहीं, 5 बचेगा, है ना, कुछ बचेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। अगर a माइनस ए हो रहा है तो बेटा कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 5 बचेगा। चलो अब हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की। सेट की कॉम्प्लीमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या कहता है कि अगर एक मेरे पास ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है, ये पूरा का पूरा एक यूनिवर्सल सेट है, और मैंने अगर इसमें से ये निकाल दिया, जैसे कि मान लो कि पूरा का पूरा अल्फाबेट है, और अल्फाबेट में से मैंने ए ई आई ओ यू ये गायब कर दिया, मतलब कि वॉवेल गायब कर दिया। तो वॉवेल अगर मैंने यहां से गायब कर दिया तो ये बचेगा क्या, पूरा यही वाला तो पार्ट बचेगा। और ये पार्ट क्या है, कॉन्सोनेंट का। किसका पार्ट है ये, कॉन्सोनेंट का। ये सारा पार्ट किसका बनेगा, कॉन्सोनेंट का। और ये आपका पार्ट क्या था, वॉवेल का। तो दरअसल में अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिर कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो अगर मैं एक कॉम्प्लीमेंट की बात करूंगा तो यूनिवर्सल सेट में से उस पूरे सेट को घटा देना, जो बचेगा वही आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। समझ गए, यानी कि वॉवेल का कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट वॉवेल का क्या है, कॉन्सोनेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है दरअसल में पूरक। जैसे देखो जीवन है तो मरण तो होगा ही होगा भाई, है ना। अगर आप दुखी हो तो एक मौका आएगा जब आप खुश हो गए ही होगे। तो ये ना कॉम्प्लीमेंट वाली हिस्सा होती है, मतलब कि
जैसे बोलते हैं ना अंत ही आरंभ है, तो भाई अगर किसी चीज का अंत होगा तो आरंभ भी होगा। वैसे ही अगर मैं वोवेल की बात करूंगा कॉम्प्लीमेंट की, तो क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। तभी तो वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों मिलकर के अल्फाबेट्स बनाएंगे। तो ये ऐसे होता है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इवन नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो ऑड नंबर, क्योंकि इवन नंबर और ऑड नंबर मिला करके तो पूरा नेचुरल नंबर बनाएगा एक तरफ से, है ना। चलो, तो ये आपका कॉन्सेप्ट था। अब ये देखो कॉम्प्लीमेंट की ना कुछ प्रॉपर्टी भी होती है, हालांकि ये प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, तो ये कोई बहुत बड़ा इसमें वो नहीं है, बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप ए को और ए कॉम्प्लीमेंट को यूनियन करो मिला करके तो वो यू ही मिलेगा। और अगर ए को और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन देखो कि दोनों में आखिर कॉमन क्या है, तो बेटा दोनों में कुछ कॉमन मिलता ही नहीं है, वो फाई रहेगा, कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है। ये आपके सामने एग्जाम्पल है। जैसे 1 2 3 4 5 दे रखा है, ये पूरा का पूरा यू है, और ए दे रखा है 1 2 3, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, आप 1 2 3 को माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ए कॉम्प्लीमेंट का आपका फॉर्मूला क्या बताया था, u माइनस का ए। तो आप u क्या हो गया 1 2 3 4 5, और ये a घटा दो, a क्या दे रखा है 1 2 3, तो आपका यहाँ पे बचेगा क्या भाई, सिर्फ और सिर्फ 4 और 5। ये कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 4 और 5। तो अब आप देखो a का और a कॉम्प्लीमेंट का यूनियन दोबारा से आपका वही आ जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट का और a का यूनियन दोबारा से आपका वही आएगा, है ना, दोबारा से आपका पूरा का पूरा वही आएगा। चलो अगला चीज देखें, अगला चीज देख लो, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत काम की हैं। अगर मान लो कि हम किसी चीज का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और दोबारा से हमने उसको एक बार कॉम्प्लीमेंट किया, तो बेटा वापस से वो ए ही आ जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जैसे मान लो कि हमने वॉवेल का कॉम्प्लीमेंट किया, कॉन्सोनेंट आया, कॉन्सोनेंट का कॉम्प्लीमेंट किया तो क्या पूरा का पूरा अल्फाबेट्स तो मिलेगा, मतलब इस तरीके से आपका नजर आएगा। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, अगर फाई का कॉम्प्लीमेंट करोगे, मैं कह रहा हूं कि जहां कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो वहां क्या है, सब कुछ है, कुछ नहीं है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, सब कुछ है, और जहां सब कुछ है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, फाई। अब ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा तो बेटा ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा ही, है ना, दोनों चीज मिला करके बनती है। तो ये आपका बन जाएगा कुछ, ये छोटे छोटे लॉज है। अच्छा एक ना लॉ होता है जिसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, आपको मैं बता रहा हूं, ये एक लॉ होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि अगर आप ए का और बी का ऐसे आप यूनियन निकाल रहे हो, ए और बी का ऐसे आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, तो आप ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट आपको इस तरीके से लिख सकते हो, ये आपके पास पूरा का पूरा अधिकार है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, आपके पास ये पूरा अधिकार है कि आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। और ये आपको मैंने डायग्राम भी वहां पे बता के दिखा रखा है डी मॉर्गन्स का, और ये आपका एक फॉर्मूला भी होता है, ये बहुत अच्छा एक फॉर्मूला है, खास करके प्रोबेबिलिटी में भी ये चीज काम देता है। अगर आपको निकालना पड़ जाएगा ए यूनियन बी वाला कॉन्सेप्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी, ए इंटरसेक्शन बी। अगर यही ए इंटरसेक्शन बी कभी निकालना रह जाए तो ए प्लस बी, ए यूनियन बी, आप ऐसे कर सकते हो पूरा का पूरा, ठीक है। और ये एग्जाम्पल के तौर पे बताया भी है कि अगर n बराबर ये 5 है तो आप ये ऐसे निकाल भी सकते हो, ओके। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने जो अभी देखा ना, ये सब कुछ, ये अभी हम लोगों ने जो पूरा देखा वो आपका चैप्टर सेट था, ठीक है, क्या था वो, सेट वाला चैप्टर था, सेट चैप्टर के ऊपर हम लोगों ने पूरा का पूरा ये देखा सारी चीजें। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं रिलेशन वाला पार्ट, क्या बताता हूं मैं आपको, रिलेशन वाला पार्ट, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन। मैं आपको रिलेशन एंड फंक्शन वाला पार्ट आपको थोड़ा सा समझा रहा, आप लोग एक बार कमेंट करके बताओ कि क्या आपको रिलेशन एंड फंक्शन वाला पार्ट चाहिए, तो आपको मैं रिलेशन एंड फंक्शन वाला पार्ट भी आपको बहुत ही जल्द इस पे कराता हूं,
ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग अपना अपना ख्याल रखो। लव यू।